हेलो, कैसे हैं आप लोग। एंड आई वेलकम टू द एनीथिंग चैनल, जिसमें हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग ने अप्रैल का कर रहे थे, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि हम अप्रैल का कवर कर रहे हैं तो जून वाला डिले होता जा रहा है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जून का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। जो अप्रैल का है उसको मैं मीनवाइल आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या हुआ है कि अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है और उसका नाम चेंज कर दिया गया है अहिल्याबाई होलकर के नाम से। अब ये डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा। सो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र हैज रिसेंटली अंडरगोन ए सिग्निफिकेंट चेंज एज इट इज नाउ नोन एज अ न्यू नेम, दैट इज पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर के नाम से। ठीक है, तो अहिल्याबाई जो होलकर है वो उनको माना जाता है सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप। एक्चुअली अहिल्याबाई जो होलकर है वो मनकोजी शिंदे जी की बेटी थी एंड इज अ लेजेंडरी फिगर नोन फॉर हिज indomitable spirit and exceptional leadership. So her life is an inspiration to many and her contribution have left an indelible mark on history. क्या था एक्चुअली उनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद शी टुक चार्ज ऑफ द किंगडम ऑफ मालवा। तो मालवा का जो किंगडम हुआ करता था उन्होंने कंट्रोल उनका संभाला और अहिल्याबाई रूल लास्ट फॉर द रिमार्केबल 30 ईयर्स और 1765 से लेकर 1795 के लगभग इन्होंने अपना शासन किया। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें कराई, चाहे वो एम्पावरमेंट के ऊपर हो, चाहे वो हिंदू टेम्पल्स का रिस्टोरेशन हो। तो ये काफ़ी लेजेंडरी फिगर है जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, काफ़ी फेमस है, तो उनके नाम पर चेंज कर दिया गया है। अब आता है कि ब्राज़ील का बिल है जो 490 के नाम से है। सो ब्राज़ील बिल 490 हुआ क्या है कि प्रोटेस्ट हैज ब्रोकन आउट अक्रॉस ब्राज़ील इन रिस्पॉन्स टू द अप्रूवल ऑफ द न्यू लैंड बिल टू द कंट्रीज चैम्बर ऑफ द डिस्प्यूटेड। मतलब वहाँ के जो समझ लीजिए वहाँ की पार्लियामेंट है उन्होंने एक बिल पास किया गया है और बिल पास में ये चीज़ है कि ये मुश्किल हो जाएगा अब जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको अपनी लैंड क्लेम करने का। मतलब क्या है, मान लीजिए दिस वॉज अ लैंड जो एक लैंड हुआ करती थी और इसके ऊपर एंसेस्टर जो वहाँ के इंडिजिनस ट्राइब है उनके ऊपर कंट्रोल था। लेकिन अब क्या होगा कि इनको ये लैंड नहीं मिलेगी। मतलब क्या है, सो द बिल नोन एज अ बिल 490 उसको इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द एंसेस्ट्रल लैंड और फॉर द इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल पीपल। दिस मूव हैज स्पार्क्ड आउटरीच एंड अपोजिशन फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज एंड द सपोर्टर्स। तो यहाँ पर स्पेशल प्रोटेस्ट चल रहा है। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं देखिए कई सारी चीजें हो सकती हैं। अब ये सब चीजें पास होंगी तो क्या होगा कि जो बड़े बड़े मालिक हैं, कंपनीज हैं, जो पैसे वाले हैं, वो उनके लैंड को एक्सप्लोर करेंगे, रिसोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे और अल्टीमेटली उसको बेनिफिट उठाएंगे। लेकिन जो वहाँ के लोकल ट्राइब है उनको नुकसान होगा, चाहे माइनिंग का हो, चाहे उनको रिसोर्सेज क्रंचेस की प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि एक्चुअली कुछ लोग ये बोल भी रहे हैं कि जो ये काम हुआ है एक्चुअली ये जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कन्वेंशन नंबर 169 जो है उसके अगेंस्ट काम हुआ है। ये बात करता है द राइट ऑफ द इंडिजिनस पीपल। यूनाइटेड नेशंस का अलग है और जो ILO है उसके हिसाब से भी जो कन्वेंशन 169 है, दोनों ही मना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन में ये बात की गई है कि राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल की जो लोग किसी भी कंट्री में रहते हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्हें कुछ के राइट्स हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो ILO के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये एक्चुअली 1919 में बना था। तो आप समझ सकते हो कि आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। बहुत पहले की तो इवन यूनाइटेड नेशंस भी नहीं आया था। देखिए हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इकोनॉमी जो हुआ करती थी यूरोप की वो शैटर हो चुकी थी। तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जो उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। सो एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आई थी, बहुत ही फेमस ट्रीटी है। अगर आप मुझसे बोलेंगे ना वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मुझसे बोलूंगा ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई सा एग्जाम होगा इसके बारे में से बात की जाती है। क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब इकोनॉमी रिस्टोर होने लगी, सो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन की गई और उसके ऊपर कई सारी चीजें थी। जर्मनी को पेनलाइज किया गया, कई सारी चीजें थी कि इन फ्यूचर कुछ भी होगा तो आपस में बैठकर बात करेंगे। और यहाँ से ही एक चीज निकल कर आती है, उसका नाम है लीग ऑफ नेशन। मतलब एक चीज बनाई गई कि लड़ाई करने से पहले हम लोग ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपस में बैठकर बात करेंगे। और ऑफ कोर्स लीग ऑफ नेशन फेल हो गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 भी हमें देखने को मिला। और जब वर्ल्ड वॉर 2 में देखने को मिलेगा इसका मतलब क्या है कि लीग ऑफ नेशन जिस काम के लिए रोकने के लिए बनाया गया था ये फेल हो गया। जो आज हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस, तो UN के बारे में बात करते हैं, ये एक्चुअली लीग ऑफ नेशन का ही सक्सेसर है। ठीक है, सो दे स्टेबलाइज्ड 1919 द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंड एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन चल नहीं पाया, सो बिकम द फर्स्ट एफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1946। तो पहली बार क्या हुआ 1946 में नए यूनाइटेड नेशंस आए, इसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। क्वेश्चन क्या बनेगा, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? सो इट इज जेनेवा। इंडिया इसका मेंबर है? यस डेफिनेटली इंडिया इसके मेंबर है। साउथ अमेरिका की बात करें, देखिए साउथ अमेरिका के अंदर जो ब्राजील है सबसे बड़ा कंट्री काउंट होता है, लैंड वाइज सबसे बड़ा कंट्री है ये। आपको थोड़ा सा और बताऊं, जैसे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर आपको इधर पैसिफिक ओशियन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको
एक जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, तो आपको याद रखना है बोलीविया एंड पैराग्वे, दीज आर द ओनली टू कंट्रीज विच आर लैंडलॉक्ड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। बाकी जो भी कंट्री देख लीजिए, ब्राजील देख लीजिए, सूरीनाम देख लीजिए, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिले, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सब के सब जो है और लैंड जो उनकी जो बाउंड्री है ओशन से टच होती है। ठीक है, इक्वाडोर का नाम सुना होगा आपने, एक्चुअली इक्वेटर यहाँ से पास होता है, यहाँ से इस तरह से पास होता है, तो उसका नाम रख दिया इक्वाडोर, राइट। तो इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो रिवर है उसका नाम है अमेजोन, तो ये भी ब्राजील से पास होती है। ऑफ कोर्स ये इक्वाडोर से भी जाती है, पेरू से भी जाती है, कोलंबिया कुछ पार्ट है, बोलीविया का पार्ट है, लेकिन मेजरली ये जो है ब्राजील से ही क्रॉस करती है। एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था कि पूछा गया था जीके के अंदर कि जो इक्वेटर पासेस लाइक जो अमेजोन माउथ इज पासिंग ऑन द इक्वेटर, तो यस इट इज ट्रू कि जो अमेजोन है जो ड्रेन करती है यहाँ पर अटलांटिक ओशन में, तो बिल्कुल इक्वेटर के पास होकर निकलता है। तो ये क्वेश्चन एक फैक्ट याद रख लीजिए, वैसे तो है फालतू का फैक्ट है लेकिन चलो ठीक है। फिर आता है सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क, CLN। क्या होता है सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क? देखिए हुआ क्या है कि आई गायब हो गया अपना इंडिया का, तो खैर इसको कर लिखते हैं, टाइपिंग में दिक्कत है। सो इंडिया हैज रिसेंटली बिकम मेंबर ऑफ द सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क CLN, अ ग्लोबल कोलैबोरेशन एम्ड एट टेस्टिंग वैक्सीन्स ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड एपिडेमिक डिसीज आउटब्रेक। तो देखिए ग्रुप है कंट्रीज का, इसमें क्या होता है कि कोई अगर बीमारी फैल जाती है, कोरोना फैला था, तो अगर कोई पैंडेमिक होता है तो ऐसे टाइम के अंदर ये टेस्टिंग एजेंसी जो है ये कोलैबोरेशन करती है। सो इट इज अ ग्लोबल कोलैबोरेशन एम्ड एट टेस्टिंग वैक्सीन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। जैसा उस टाइम पीरियड में हमें क्या था कि कोरोना आया था, तो ऐसी वैक्सीन चाहिए थी जो उसको रोक पाए, तो उसके लिए कोलैबोरेशन होना जरूरी था। सो द CLN विच इज अ पार्ट ऑफ द कोलिशन ऑफ द एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस सेपी कंसिस्ट ऑफ 15 पार्टनर्स फैसिलिटेटेड फ्रॉम द 13 कंट्रीज। तो 13 कंट्रीज में ये फैला हुआ है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द CLN इज टू कंडक्ट रिग्रियस टेस्टिंग ऑफ पोटेंशियल वैक्सीन ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड एपिडेमिक आउटब्रेक। बीमारी फैल जाती है, उस टाइम के लिए वैक्सीन चाहिए, तो वैक्सीन सही हो उसके लिए बहुत जल्दी काम करती है, आपको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एक बनाया गया मैप, तो देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया का आ चुका है। सो इंडिया के बारे में बात करेंगे, सो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड IV का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, तो ये इसका मेंबर है। साइड इंडिया में हो चुका है, बांग्लादेश है, ठीक है, सेनेगल है, केनिया है, कनाडा, UK, USA, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, UK, तो यहाँ पर है, ठीक है, स्टेज है 2 है यहाँ पर, युगांडा, मैक्सिको, इटली एंड नीदरलैंड्स। फिर आता है करेंसी डिमांड पैराडॉक्स। ये क्या चीज है करेंसी डिमांड पैराडॉक्स? देखिए ये पैराडॉक्स है, मतलब ये इस तरह से काम करता है। देखिए द करेंसी डिमांड पैराडॉक्स ऑफन रिफर्स एज टू द पैराडॉक्स ऑफ द बैंक नोट। जो बैंक नोट होते हैं हमारे 500, 1000 का तो नहीं, अब 2000 का भी हुआ करता था, अब इलीगल टेंडर, लेकिन कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, और जो भी है सो इट्स बोला जाता है पैराडॉक्स ऑफ द बैंक नोट्स। क्यों बोला जाता है? इट इज अ फिनोमेना वेयर द वैल्यू ऑफ द बैंक नोट इन सर्कुलेशन इंक्रीजेस डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन देयर यूज ऑफ पेमेंट्स। मतलब क्या होता है, कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आज के टाइम में हम लोग, एक टाइम था ऐसा 10 साल पहले के लेकर चलते हैं, करेंसी हम लोग यूज करते थे, है ना, तो हम पैसे देते कुछ सामान खरीदते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल में काफी कुछ चेंज आया, हम UPI यूज करने लगे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज करने लगे हैं, तो देखा जाए कि उनकी जो यूज हुआ है करेंसी का, जो नॉर्मल पे जो पेपर करेंसी है उसका यूज तो हमारा कम हुआ है, बट वैल्यू ऑफ द बैंक नोट जो है सर्कुलेशन में बढ़ गई है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक टाइम था कि जो 100 यूनिट की यूज किया जाता था, है ना, डिक्लाइन ऑफ द यूज, आज के टाइम के अंदर 100 यूनिट की यूज किए जाते हैं। अब क्या होता है कि 90 यूज किए जाते हैं, और बाकी 10 मान लेते हैं UPI ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ले लिया है, लेकिन जो 100 नोट यूज किए जाते थे उनकी वैल्यू 1000 हुआ करती थी। आज उनकी वैल्यू भले 90 यूज की जाती है, लेकिन उनकी वैल्यू 2000 के आसपास है। तो मे भी उनका जो है उनका यूज तो कम हो गया है। सो ये कह रहा है वेयर द वैल्यू ऑफ द बैंक नोट इन सर्कुलेशन इंक्रीजेस, की जो वैल्यू है जो नोट सर्कुलेट कर रहे हैं वो बढ़ गई है, लेकिन उनका जो यूज है वो कम हो गया है। तो देखा जाए तो अपोजिट है, ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बढ़ना चाहिए। सो इन इंडिया द डिस्पाइट द रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ द रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द करेंसी इन सर्कुलेशन ऑफ GDP, सो सर्कुलेशन टू GDP रेशियो स्पार्क्ड एट 14.4% 2022-21। देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलेशन की, आता है करेंसी इन सर्कुलेशन टू द GDP। ऐसा मान लेते हैं किसी भी कंट्री की GDP, देखिए बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं, इकोनॉमी के हैं, किसी दिन बैठकर बात करेंगे। GDP क्या होता है, NNP क्या होता है, और NDP क्या होता है, हम बात करेंगे उनको। तो ऐसा समझ लीजिए कोई भी GDP का मतलब ऐसा है कि कोई कंट्री है वो लगभग, ऐसा मान लेते हैं कंट्री 100 रुपए
वो प्रोड्यूस कर रही है, उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है विद इन 1 ईयर इतने रुपए का सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल सा पॉइंट ये है, जीडीपी। ठीक है, याद रहेगा जीडीपी। अब ये होता है करेंसी इन सर्कुलेशन टू जीडीपी। इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए की तो पूरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसमें कितने रुपए करेंसी में घूम रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द करेंसी। लेट्स से कि अगर हम 20 रुपीज बोलेंगे कि 100 रुपए जो है हमारी जीडीपी है हमारी इकोनॉमी की, और 20 रुपीज की लगभग करेंसी हमारी कंट्री में घूम रही है, तो हम उसको बोलेंगे सर्कुलेशन, करेंसी सर्कुलेशन टू जीडीपी। ये हमारा निकल जाएगा 20/100। तो ये वाली बात कर रहा है कि 14% है, मतलब अगर इंडिया 100 रुपए का जीडीपी है तो 14.5 रुपए समथिंग इंडिया में सर्कुलेशन एज अ कैश फॉर्म घूम रहा है। सो अभी बोल सकते हैं कि एक्सप्लोर द ग्रोथ ऑफ रिटेल पेमेंट। हम लोग जानते हैं रिटेल डिजिटल पेमेंट इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस इंप्रेसिव ग्रोथ इन बोथ वॉल्यूम एंड द वैल्यू। तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम एंड वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है ऐसा मान लीजिए वॉल्यूम और वैल्यू में डिफरेंस क्या है। वॉल्यूम ये हो सकता है कि लेट से कि आपके पास 100 रुपए हैं, अब एक आप नोट एक दे रहे हैं 100 रुपए का, या आप 10 रुपए के 10 नोट दे रहे हैं। सो इन दैट केस वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है, 1 से लेकर 10 हो गया वॉल्यूम, लेकिन वैल्यू सेम रही है, 100 रुपीज रही है। तो वैल्यू बढ़ी और वॉल्यूम बढ़ा है। फ्रॉम द 2016-17 to 21 डिजिटल पेमेंट लीड बाय द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई एग्जिबिट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल लगभग 50% बढ़ जाते हैं वॉल्यूम एंड 20% द वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं पिछले कई सालों में हमारी डिजिटल पेमेंट है वो बढ़ रही है। इवन हम लोग खुद भी सोच सकते हैं, हम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट जाते हैं उससे स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। करेंसी डिमांड पैराडॉक्स क्या है? अब हम पूछ सकते हैं कि सर जो कैश है वो आज भी इतना यूज क्यों किया जाता है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट आ चुके हैं, डिजिटल है, आज बिटकॉइन के बारे में बात की जाती है, डिजिटल करेंसी के बारे में बात की जाती है, बट लाइक हमारे इंडिया के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर ये कैश के बारे में ज्यादा क्यों बात की जाती है? देखिए आरबीआई एट्रीब्यूटेड द परसिस्टेंस ऑफ द कैश यूजिंग टू द वेरियस फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स बताए हैं आरबीआई ने? पहला ये बताया था डिक्लाइन द पॉपुलर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब सच एज लो इंटरेस्ट रेट। जो बैंक में पैसे रखते हैं उसके पैसे मिल नहीं रहे हैं, 5% 4.5% आपको बैंक दे रही है, तो सोचता है यार मैं 1 लाख रुपए बैंक में रखूंगा तो 4,000 मिलेंगे पूरे साल के बाद, सो इट इज बेटर मैं हैंड को अपने हैंड में ही इनको होल्ड करता हूं। लेकिन अगर मान के चलो यही 8-10% होता तो आदमी सोचता है कैश की जरूरत नहीं, काम करते हैं बैंक में डालते हैं। ठीक है, सो मेक होल्डिंग फिजिकल करेंसी एंड अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर द इंडिविजुअल। सेकेंडली बात की जाती है प्रिकॉशनरी होल्डिंग अमिड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी लीड पीपल टू रिलाई ऑन द कैश एज ए सिक्योर्ड स्टोर ऑफ द वैल्यू। मतलब क्या होता है, किसी को सिक्योरिटी की दिक्कत रहती है, जहां से पेंडेमिक आया है और ऊपर से जॉब लॉस्ट हुई है, उनकी वजह से लोग अनसर्टेनिटी है, तो लोग सोचते हैं कि कैश होना जरूरी है। उसमें क्या होता है, कैसे कैसा आइटम है जो चल जाएगा। आपको गोल्ड एक्चुअली भी लिक्विडिटी काम करती है, पर लिक्विड जो गोल्ड है उसमें आपको जाना पड़ेगा उसके पास, जुआरी के पास, वो पैसे वापस करेगा, सो लंबा काम है। लेकिन जो कैश है हो जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है, कभी आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सर्वर बिजी आ रहा है, नेट नहीं चल पा रहा है, स्कैन काम नहीं कर पा रहा है, सर्वर काम नहीं कर पा रहा है, बट कैश एक हमेशा एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फाइनली गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट, जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है उनको बैंक में डाली जाती है, उनको भी हम कैश में निकाल लेते हैं। तो ये भी कई सारे रीजन है, ठीक है, कि आज भी कैश के ऊपर क्यों चलता है। तो पैराडॉक्स समझ में आया कि करेंसी की जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ रही है, इवन उसका सर्कुलेशन कम यूज किया जा रहा है। फिर आता है लो कमीशन रिपोर्ट ऑन दी सेडिशन लो। देखिए सेडिशन लो एक इंडिया में एक ऐसा टॉपिक है जो हर टाइम आप न्यूज में सुनेंगे, सुनने कहीं रहेंगे, 7 दिन न्यूज देखोगे कहीं ना कहीं सेडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। सेडिशन का देखिए हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग राजद्रोह, विद्रोह, इस तरह से हम लोग इसका वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या है कि लो कमीशन ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली प्रपोज कुछ की अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं। अब उनको हम कभी बैठकर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम समझ लेते हैं कि लो कमीशन की ये सेडिशन है क्या, क्योंकि जो रिकमेंड किए जाते हैं, रिकमेंड करने का तो ठीक है, लो कमीशन रिकमेंड कर दिए हैं, पर क्या वो मान्य होंगे, क्या सरकार उनको मानेगी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जो लो कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि गाइडलाइन ऋतुराज अवस्थी जी थे, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका है, हाईकोर्ट के थे, उनको हेड बनाया गया और उनसे बात की गई थी, उनसे पूछा गया था कि सेडिशन लो का मिसयूज किया जाता है इंडिया में, उसको कुछ बताइए कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ अपने गाइडलाइंस वगैरह कुछ प्रपोजल दिए हैं। देखिए जो सेक्शन 124A है, ये सेडिशन जो है इसके लिए सेक्शन आता है 124 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा न्यूज में रहता है, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए। मैं बहुत कम आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना पसंद करता हूं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैं आपको सच में चाहता हूं कि आप उनको याद रखें। ठीक है, सेक्शन 124A जो है ये बात करता है सेडिशन लॉ की, राजद्रोह के बारे में बात करता है। किसमें? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के अंदर। करंटली डिफाइन सेडिशन एज ए क्राइम पनिशेबल फॉर द लाइफ इम्प्रिजमेंट, कि सेडिशन के अंदर किसी को जिंदगी भर सजा हो सकती है या फिर उसको 3 साल तक सजा की जा सकती है, अलॉन्ग विद ए फाइन। मे बी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो चाहे तो कुछ फाइन भी लगा सकते हैं। दिस प्रोविजन हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर ग्रांटिंग कोर्ट्स वाइड डिस्क्रिशनरी पावर। अब सोच कर देखिए, कोई सजा है जो 3 साल की दी जा सकती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है, तो उसके लिए कोर्ट्स को काफी डिस्कशन दी जाता है, और जब डिस्कशन दिया जाता है तो एम्बिग्यूटी देखने को मिलती है। हो सकता है किसी जज के लिए ये कम लगे
सजा किसी के लिए बहुत ज्यादा लग सकती है। तो उसमें क्या होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है। तो इसके बारे में बात की, सेवरिटी ऑफ द पनिशमेंट पोटेंशियल लीडिंग टू द आर्बिट्री डिसीजन। तो आर्बिट्री डिसीजन हो सकते हैं, जैसे मैंने बात की। तो यहाँ पर आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, सेडिशन लॉ कैन बी रिटेन। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा बोला गया है, हिंदू का आर्टिकल है। तो ये बोला गया है कि देखिए सेडिशन लॉ जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेकर आया था 1970s के आसपास की बात है। तभी ब्रिटिश अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया था। तो अब लोग क्या करते हैं, इसके दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट भी है। कुछ लोग बोलते हैं हटा देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं होना जरूरी है। तो यहाँ पर लॉ कमीशन ने बोला है कि एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो ये एक्ट पास किया गया था, ये पास किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और 2008 में ब्रिटिशर्स ने भी हटा दिया, ब्रिटेन ने कि ये लॉ खत्म कर दिया है। तो इंडिया आज भी हम लोग ब्रिटिशर्स का लॉ लेकर बैठे हुए हैं आज तक। तो उसने साफ बोला है कि द लॉ कमीशन सेड सेडिशन बीइंग एन कॉलोनियल लेगेसी, कि कॉलोनियल लेगेसी इसका मतलब इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर लॉ रिपीलिंग बट इट्स अ व्यू ऑफ द मिसयूज ऑफ सेक्शन। लेकिन हाँ, इसको मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसको मिसयूज का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। सेडिशन क्या मतलब है। देखिए सेडिशन अगर आईपीसी पढ़ेंगे, सेक्शन 124 में जाएंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि वेवर बाय द वर्ड, आप शब्दों के द्वारा उनको बोलकर या लिखकर, और बाय साइन या फिर किसी भी साइन से या दिखा के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, या किसी भी तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो ब्रिंग इनटू द हेट्रेड, कि सरकार एक विधि विधान से चुनी गई है उसके अगेंस्ट आप कुछ काम करते हो तो हेट्रेड और कंटेम्प्ट or excite an attempt to excite disaffection towards the government established by the law। तो सरकार मान लीजिए अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ऑफ कोर्स वो मेजोरिटी से जीत का आई है, आप ऐसा कुछ बोलते हो और उसका इंटेंशन ऐसा हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसको गिराने की बात की जाती है, या फिर कुछ एक जो इंडिया की सिक्योरिटी को ब्रीच की जाती है, तो उसके इसके अंदर सेडिशन लॉ ये काम करता है। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों ही चीज है। वैसे तो मैं इसको वीडियो अलग बनाना पसंद करूंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट क्या, बट ठीक है इसको आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लोग ये बोलते हैं जो पॉजिटिव जो चाहते हैं कि ये बना होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दें फिर हमें सिक्योरिटी ऑफ इंडिया क्या होगा, फिर तो हम कुछ ही बोल सकते हैं। तो एक लिमिटेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक जो बोल रहा था कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लोग उसके मगज नहीं बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स लेगेसी है, ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर ये बोला जाता है कि ये क्या होता है, ये काफी वेग है, इसको कोई भी इंटरप्रेट कर सकता है। गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए गवर्नमेंट गलत काम कर रही है और मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं अगर क्रिटिसाइज करना चाहूं तो अगर गवर्नमेंट ये बोल सकते हैं कि आप मुझे गलत कर रहे हो, आप तो जो है एक्साइट द अटेम्प्ट टू द एक्साइट डिसअफेक्शन, तो इसके ऊपर ये काफी एम्बिग्यूटी इसमें बनी होती है। सरकार इसको मिसयूज भी कर सकती है। ये एक गवर्नमेंट की बात नहीं, कई बार अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पर इसको मिसयूज किया जाता है। कोई एक रिपोर्टर है वो किसी को बताना चाह रहा तो मिसयूज का आर्टिकल लग जाएगा, इसका आर्टिकल लग जाएगा 124 का, तो आदमी उसमें फंसा रह जाता है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है। तो इवन आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक जी जो है ये हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं महाराष्ट्र के, तो उनके ऊपर भी लॉ ऑफ सेडिशन लग चुका है। इवन महात्मा गांधी जी के ऊपर भी ये लॉ ऑफ सेडिशन सेम 124 की बात कर रहा हूं मैं। सो दी है ना, ये तिलक जी हैं और गांधी जी हैं, इन दोनों को भी लग चुका है। द सेडिशन लॉ विच इज एनशाइंड इन द सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1870 टू टैकल डिसेंट अगेंस्ट कॉलोनी रूल। तो ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने लगाया था कि अगर कोई भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता था, ये एक्ट लगाया, जेल में डाल दिया, काम खत्म। तो इसको लोग ये बोलते हैं कि अब उसकी जरूरत नहीं है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, पहले तो फॉरेन गवर्नमेंट थी, अब इंडियन गवर्नमेंट है, हमारा राइट होना चाहिए उसको बोलने का। अब होता क्या है कि एक लिमिट ज्यादा बोलोगे तो इसकी भी प्रॉब्लम है। खैर, फिर आता है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन। तो गोबर का मतलब होता है काउट, जो होता है डंग होता है, जो गोबर बोलते हैं। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर जल शक्ति रिसेंटली अनवील्ड द यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ गोवर्धन, अ पायनियर इनिशिएटिव एम्ड एट प्रमोटिंग द बायोगैस सेक्शन इन इंडिया। देखिए तो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ गोवर्धन सर्विस क्या काम करेगा, ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये बताए कितने पैसे लगाने चाहिए, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, पार्टिसिपेशन इन द बायोगैस और कम्प्लेक्स बायोगैस के बारे में बात करें, कितने पैसे, मतलब अवेयरनेस की बात की जाएगी। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सिंप्लीफाई एंड ऑप्टिमाइज द प्रोसीजर ऑफ स्टेबलाइजिंग बायोगैस प्लांट थ्रू आउट द नेशन। अगर कोई आदमी अपने आसपास अपने घर में बायोगैस प्लांट लगाना चाहता है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस बताया जाएगा, उसके लिए एक ही सिंगल विंडो में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है पोर्टल, देख सकते हैं। तो यहाँ पर है, जाएंगे, गोवर्धन पोर्टल बनाया हुआ है, यहाँ पर सारी चीजें इसमें लिखी होंगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, ग्रावेंसेस, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑल दिस। अब यहाँ पर हम जीके पढ़ लेते हैं। देखिए जो होता है गोबर गैस बात करते हैं, बायोगैस प्लांट बात करते हैं, ये काम कैसे करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि मेन चैम्बर होता है और यहाँ पर मेन चैम्बर होता है और यहाँ पर क्या होता है, उसको बोलते हैं मिक्सिंग टैप।
मिक्सिंग टैप का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो डंग होता है, जो गोबर होता है, उसके अंदर पानी मिक्स करके इसमें डाला जाता है और यहाँ पर इनलाइट पाइप के थ्रू ये जाता है, इनलाइट पाइप में के थ्रू जाकर इनलाइट टैंक में जाता है। और क्या होता है, डाइजेशन टैंक होता है, इसके यहाँ पर डाइजेशन होता है, बैक्टीरिया काम करते हैं, जो बैक्टीरिया को डिकम्पोज करते हैं तो इसके अंदर गैस रिलीज करते हैं, तो यहाँ पर गैस क्या होता है, स्टोर हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ये आउटलेट पाइप है और ये ओवरफ्लो टैंक होता है। जो ये बचा होता है, जो रेजिडुअल मटेरियल होता है, ये काफी ये जो सोइल को फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, मैन्योर की तरह काम किया जाता है। साथ साथ जो गैस यहाँ पर बनाई जाती है उसको हम लोग अपना एनर्जी कंजप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एनर्जी एलपीजी गैस होती है, ऐसे इसको यूज किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल तरीका है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस पर कुछ ऐसा तो है नहीं खत्म हो जाएगा, तो इसको प्रमोट करना चाहिए। फिर इससे क्या होता है कि लोगों को जो स्पेशली फॉर द विलेज एरिया, उनको एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाती है। अदरवाइज वो आज भी चूल्हे पर या फिर वुड के थ्रू ये सब काउ डंग, जो काउ डंग केक्स आते हैं, उनको बनाकर यूज करते हैं, जो काफी नुकसान पड़ता है। इवन हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी, पहल स्कीम, तो उसमें ये बात की गई थी कि जो गांव में है उनको एलपीजी सिलेंडर्स दिए गए थे, सो दैट कि जो वुमेन, सोचकर देखिए, एक वहाँ की वुमेन है, सुबह शाम दोपहर धुएं में ही काम करती है, काफी पोल्यूटेड एरिया में काम करती है, तो उनकी हेल्थ को काफी इफेक्ट पड़ता है। तो ये इस चीज को प्रमोट करने के लिए इसको भी किया जा सकता है। रियल में ये डायग्राम ऐसा है, रियल में देखने में ऐसा लगता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इनलेट, ये इनलेट पाइप है, इसमें डाला जाता है और यहाँ से होने के बाद इसमें यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, जो ये बाकी जो रेजिडुअल मटेरियल होता है, इसको हम ऐसा सोइल में डालने का काम किया जा सकता है, एज अ फर्टिलाइजर इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है कि हेलमंड रिवर डिस्प्यूट क्या है। देखिए, जो ईरान और अफगानिस्तान में लड़ाई हो गई थी कुछ दिन पहले, और इतनी लड़ाई हो गई थी, कुछ लोग मार दिए थे अफगानिस्तान ने ईरान के। तो जो मुझे लगता है, देखिए पर्सनली व्हाट आई फील, कि लड़ाई करने के लिए बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, एक कंट्री दूसरी कंट्री, लेकिन कुछ जेन्युइन रीजन भी है, जिसके अंदर मुझे लगता है, अकॉर्डिंग टू इट्स माई पर्सनल व्यू, जो तक मेरी रिसर्च बोलती है, कि वाटर एक ऐसा पॉइंट है जो इन फ्यूचर लड़ाई का बहुत बड़ा एक ग्राउंड बनने को तैयार है, क्योंकि इन फ्यूचर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है और जो रिसोर्सेज है, क्लाइमेट चेंज है, वाटर जो सप्लाई है कम होती जा रही है। वाटर के बिना कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता। वाटर चाहिए होता है फॉर द ड्रिंकिंग, फॉर द एग्रीकल्चर एंड फॉर लाइक विदाउट ड्रिंकिंग, विदाउट वाटर वी कैन नॉट थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक रिवर है, उसका नाम है हेलमंड, जो कि हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस हैं अफगानिस्तान में, वहां से ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर आती है, और कुछ पार्ट इसका यहाँ पर जाता है ईरान में। तो यहाँ पर क्या है, हमून लेक है जो काफी सूख गई है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डैम बना दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर डैम है, यहाँ पर डैम बना दिया, तो ईरान ये बोलता है कि भाई पानी को आपने रोक दिया है, पानी रोक रहे हो तो उसको खोलो। और जब वाटर होता है तो हमेशा लड़ाई रहती है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान की बात हो। आप जानते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसकी बात हो, चाइना की बात हो, ब्रह्मपुत्र हमेशा चीज लगती है कि आपने ये बना दिया है। इवन अभी तो उसकी लोकेशन याद रख लेना, हेलमंड रिवर कहाँ पर है ये, तो अफगानिस्तान ईरान में डिस्प्यूट होता है, मेजरली अफगानिस्तान से निकलती है, और इसमें इसकी लोकेशन यहाँ पर है, पता होना जरूरी बेसिक चीज है। इवन कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, एक्चुअली ये आर्टिकल तो बहुत, ये जो न्यूज थी 2010 की न्यूज थी, आज से करीब 10-12 साल पहले ये काम चल रहा था, लेकिन हमेशा न्यूज में रहता है। आप सर्च करेंगे तो ये ज्यादा पुराना नहीं है, 25 मार्च का ही है ये आर्टिकल है। सो रेनेसेंस डैम है, तो एक रेनेसेंस डैम बनाया गया है। यूथोपिया अनाउंस की, यूथोपिया ने बोला 90% हम लोगों ने काम खत्म कर दिया है। इजिप्ट ये बोल रहा है कि अगर आपने बनाया तो हम सब बुरा कोई नहीं होगा। तो होता क्या, देखिए यूथोपिया यहाँ पर है, यहाँ पर ब्लू नाइल जाती है, यहाँ पर डैम बना दिया। अभी डैम बना दिया है तो जो नाइल रिवर का जो पानी है जो इजिप्ट में आ रहा है, वो ऑफ कोर्स उसका पानी का जो फ्लो है कम हो जाए, कुछ ईयर्स के लिए पानी छोड़ करना पड़े डैम बना के। तो इजिप्ट बोल रहा है कि नहीं, आपको पानी छोड़ना पड़ेगा। इजिप्ट जो आप देखते हैं, इसकी 95% जो पॉपुलेशन है, वो इस जो जितनी भी 95% पॉपुलेशन इजिप्ट की है, वो लगभग इसी एरिया में रहती है। तो आप समझ सकते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया। और यहाँ पर ये वाटर है, तो विदाउट वाटर कोई भी सेटलमेंट सस्टेन कर ही नहीं सकती है। सोच सकते हो कि 95% पॉपुलेशन किसी कंट्री की रिवर के आसपास ही रहती है, तो अगर पानी की फ्लो कम हो जाएगा तो कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। सो किसी काफी कंट्रोवर्सी हुई है, सुदान के होकर निकलती है, और सुदान के लोग नहीं रहते हैं। इथियोपिया ने बोल दिया कि एक काम करने दो, हम बनाएंगे यहाँ पर डैम। सुदान को बोल दिया कि हम आपको कुछ एनर्जी दे देंगे, तो सुदान इससे खुश है, लेकिन इजिप्ट बोल रहा है कि लड़ाई होगी इसके ऊपर। तो अगर आप चाहें तो सर्च करना रेनेसेंस डैम, आर्टिकल पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। फिर आता है कि पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप। देखिए, कोरोना के टाइम पीरियड में जो एक स्कीम लॉन्च की गई थी स्वनिधि, उसमें ये बात की गई थी कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटी मोटी रेडी लगाते हैं सड़क के किनारे, उनको 10,000 रुपीज दिए जाएंगे कोलेटरल फ्री।
मतलब कोलेटरल मतलब होता है जब हम कुछ सामान गिरवी रखते हैं कि 10,000 मुझे लोन चाहिए, उधार चाहिए, बट मैं कुछ गिरवी रखता हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपीज आप लोन ले सकते हो, सो दैट कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये था, कोरोना के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारी जॉब खत्म हो गई थी, लोगों की जॉब चली गई थी, जो उनका काम था ठप हो गया था। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई थी। 10,000 रुपीज दिए जाते थे और उसके अंदर कोलेटरल फ्री लोन हुआ करता था। अगर उसके अंदर 7% सब्सिडी मिलती थी कि अगर आप लोन के पैसे ठीक से चुका रहे हो, टाइम पे चुका रहे हो, तो उसका जो इंटरेस्ट था काफी कम था। तो उसको देखते हुए तो पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड क्रूशियल सपोर्ट टू द स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम्स ब्रॉट ऑन द पैंडेमिक। रिसेंटली तो गवर्नमेंट अनवील्ड द मोबाइल ऐप। अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने रिसेंट अपडेट किया है कि पीएम स्वनिधि की एक ऐप लॉन्च कर दी है। इस ऐप लॉन्च में क्या होगा, डिजाइन टू वेंडर टू इज देयर लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। अब उनको जो लोन मिलता था उसके और भी आसान हो जाएगा। ठीक, सो द मोबाइल ऐप ऑफ द स्ट्रीट वेंडर अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम वाज लॉन्च्ड रिसेंटली, प्रोवाइडिंग वेंडर विद अ यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म टू अप्लाई फॉर द लोन कन्वेंशनली। बाय स्ट्रीमलाइनिंग द लोन प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस, द ऐप eliminated unnecessary paperwork and administrative complexity, ensuring a smooth and efficient experience of the street vendor seeking financial assistance। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको वीडियो मिल सके। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। सो सी यू, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, बाय बाय।